क्या होगा अगर एक शख्स जो 35 साल तक किसी मुल्क की हर बड़ी छोटी ताकत का आखिरी मरकज रहा हो और फिर एक रोज अचानक दुनिया से पर्दा कर जाए? कौन संभालेगा उस देश की कमान? कौन ये तय करेगा कि जंग और अमन का सही वक्त क्या है? और क्या उस देश की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल सकती है? आदाब, नमस्कार, मैं हूं शफ़ान अंसारी। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अली खामनेई की शहादत के बाद पैदा हुए उस बड़े सवाल की जो इस वक्त सभी के जहन में कौन रहा है कि अब ईरान को कौन संभालेगा और ईरान का लीडर या फिर सुप्रीम लीडर कौन होगा। क्योंकि अली खामनेई सिर्फ एक राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सुप्रीम लीडर थे, यानी देश के सबसे ऊपर। साल 1989 में आयतुल्लाह रऊहुल्लाह खामनेई के इंतकाल के बाद उन्होंने सत्ता संभाली और तब से लेकर अब तक वो देश की असली ताकत रहे। वो 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। सुप्रीम लीडर के तौर पर उनका कार्यकाल उन्हें मध्य पूर्व का सबसे लंबे वक्त तक खिदमत करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता है और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बाद सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाला ईरानी नेता भी। ईरान के संविधान के मुताबिक दोस्तों, न्यायपालिका हो या फिर मीडिया हो या फिर खुफिया एजेंसियां हो या फिर परमाणु प्रोजेक्ट हो, इन सभी पर आखिरी फैसला उन्हीं का हुआ करता था। राष्ट्रपति जरूर बदलते रहे, लेकिन संसद भी बदलती रही, मगर आखिरी फैसला खामनेई का ही चला करता था। उनके दौर में ईरान ने पश्चिमी दुनिया के दबाव को झेला, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स की पाबंदियों का सामना किया और इजराइल के खिलाफ सख्त रुख को भी अपनाया। इराक ईरान युद्ध के बाद का दौर हो, परमाणु समझौते की बातचीत हो या फिर लोकल के संघर्ष, हर जगह उनकी सोच और रणनीति साफ नजर आती थी। लेकिन हालिया सैन्य कार्रवाई के बीच जब तेहरान में उनके ठिकाने पर हमला हुआ और फिर उनकी मौत की तस्दीक की गई तो ईरान में उसे शहादत का नाम दिया गया। 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया, लेकिन शोक के साथ ही सत्ता के गलियारों में एक और हलचल शुरू हो गई कि अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव जनता नहीं करती है दोस्तों, ये जिम्मेदारी होती है एक खास इदारे की जिसे कहा जाता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये लगभग 88 इस्लामी स्कॉलर की काउंसिल है जिन्हें जनता चुनती है, लेकिन उनका काम होता है सुप्रीम लीडर को या तो चुनना या फिर उनके पद से जरूरत पड़ने पर हटाना भी। अब यही परिषद इस बात को तय करेगी कि अली खामनेई के बाद कौन देश की कमान को संभालेगा। सबसे पहले जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है मुज्तबा खामनेई। वो अली खामनेई के बेटे हैं। सार्वजनिक रूप से वो बहुत ज्यादा दिखाई तो नहीं देते, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि पिछले कई सालों से वो सत्ता के अंदरूनी फैसलों में मौजूदगी रखते आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ अहम धड़ों से मजबूत रिश्ता माना जाता है। अगर उन्हें सुप्रीम लीडर चुना जाता है तो यह ईरान के इतिहास में पहली बार होगा जब सत्ता लगभग वंश के हिसाब से आगे बढ़ेगी। हालांकि ईरान खुद को एक इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, राजशाही वो खुद को नहीं बताता, इसीलिए यह फैसला विवाद जरूर पैदा कर सकता है। सवाल उठेगा कि क्या ये योग्यता के आधार पर चयन होगा या फिर परिवार की बुनियाद पर हुआ है। इसमें दूसरा नाम जो है वो है इब्राहिम रईसी का। वो पहले देश के मुख्य न्यायाधीश रहे और फिर बाद में राष्ट्रपति भी बने। धार्मिक शिक्षा हासिल की, न्यायपालिका का लंबा अनुभव उन्हें है और कुछ इंतहा पसंद खेमों का समर्थन भी उन्हें हासिल है। उन्हें सिस्टम का इनसाइडर भी माना जाता है, यानी वो पहले से ही सत्ता के हर लेवल से जुड़े रहे हैं। अगर वो सुप्रीम लीडर बनते हैं तो माना जा रहा है कि देश की नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, बल्कि सख्त रुख जारी रहेगा जो अब तक आ रहा है बना हुआ। तीसरा अहम नाम है सादिक लारिजानी। वो भी पूर्व न्यायपालिका प्रमुख रह चुके हैं और एक असरकारी मजहबी राजनीतिक परिवार से आते हैं। लारिजानी परिवार लंबे वक्त से संसद, न्यायपालिका और डिप्लोमेसी में सक्रिय रहा है। सादिक लारिजानी को कुछ लोग बैलेंस्ड चेहरा मानते हैं जो इंतहा पसंदी और व्यवहारिक राजनीति के बीच बैलेंस बना सकता है, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के इल्जामों की चर्चा भी वक्त वक्त पर होती रही है, जिससे उनकी ये राह आसान नहीं मानी जाती। दोस्तों, इन तीन बड़े नामों के अलावा कुछ सीनियर आयतुल्लाहों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी असली लड़ाई इन्हीं चेहरों के दरमियान मानी जा रही है। ये एक और अहम पहलू समझना जरूरी है कि ईरान की राजनीति में रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी फौजदारान की भूमिका ये सिर्फ एक सेना नहीं है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक ताकत भी है। अगर किसी उम्मीदवार को उनका समर्थन हासिल हो जाता है तो उसकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। अब सवाल ये है कि नए सुप्रीम लीडर के आने से क्या बदलेगा।
अगर मुस्तफा खामनेई चुने जाते हैं तो सत्ता परिवार के अंदर ही रहेगी और ये संदेश जाएगा कि सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है। अगर इब्राहिम रईसी जैसे नेता आते हैं तो मौजूदा पॉलिसी की कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है। पश्चिम के साथ सख्ती, क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखना और परमाणु प्रोजेक्ट पर कड़ा रुख भी रहेगा। और अगर लारिजानी जैसा संतुलित चेहरा आता है तो मुमकिन है कि विदेश नीति में कुछ नरमी देखने को मिल सके और बातचीत के दरवाजे भी खोले जा सके। लेकिन दोस्तों, ये भी ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम लीडर का ओहदा सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक भी है। उन्हें मर्जा यानी कि धार्मिक मार्गदर्शक की हैसियत भी चाहिए। इसलिए सिर्फ राजनीतिक ताकत काफी नहीं है, मजहबी एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। यही वजह है कि चयन प्रोसेस पेचीदगी से भरी और बंद कमरों में होने वाली है। उस पूरे हालात का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव है, तेल बाजार में हलचल मची हुई है। अमेरिका और यूरोपीय देश हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इजराइल की सुरक्षा रणनीति भी इस फैसले से मुतासिर होगी। अगर नई लीडरशिप ज्यादा आक्रामक हुई तो क्षेत्रीय टकराव बढ़ने के आसार बने हुए हैं। अगर व्यवहारिक हुई तो शायद डिप्लोमेटिक रास्ते मजबूत हो सके। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।